Hello, good morning, students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. जैसा कि बेटा आप सबको पता है, हम 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज हमारा जो सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है हमारे पास गॉस लॉ। गॉस लॉ बेटा, गॉस लॉ क्या है? स्टेटमेंट, प्रूफ और तीन इसकी एप्लीकेशन है। इनमें से बेटा कोई तीन एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन हर बार आती है सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड दोनों में। इस बार भी आने के कंप्लीट 100% चांस है। तो आज देखिए बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक और पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके ऊपर बेटा हम पहले से एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जो नीट जेई लेवल का है। तो आपको सिर्फ वहां से ये पढ़ के आना है कि एक तो एरिया क्या है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? आउटवर्ड या इनवर्ड, नॉर्मल। और एक आपको टॉपिक पढ़ कर आना है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डी एस कोस थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई डॉट ए। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर है बेटा हमारे पास गॉस लॉ। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास फ्लक्स था, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा ई ए कोस थीटा, ई डॉट ए या ई ए कोस थीटा। ये फॉर्मूला कब है? जब हमारे पास बॉडी है वो हमारे पास एक फिक्स शेप की हो। अगर फिक्स शेप नहीं है तो बेटा हम उसका एरिया डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हमें ई डॉट डी एस इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो ये दो फॉर्मूले बेटा फ्लक्स के। ये फॉर्मूले क्यों आए? देखो, बुक में ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन हम इनका बिल्कुल डीप कंसेप्ट हम पहले लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम उनको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमें गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ने ये कहा, जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, और वो डायरेक्ट तरीका है। वो ये कहता है कि कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस है, मान लो बेटा ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर Q चार्ज इनक्लोज है, तो इसकी वजह से जितना फ्लक्स बाहर आएगा, देखो फ्लक्स क्या होता है? कोई भी एक क्लोज सरफेस से क्या आउटपुट बाहर आ रहा है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा तो हम बेटा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, और अगर पानी बाहर आएगा तो हम उसको कहेंगे पानी फ्लक्स। जो अभी हमारे पहले चैप्टर में है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो बेटा, गॉस लॉ ने क्या कहा कि जो हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं फाई, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है उसकी वैल्यू यहां रख दें तो ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा? तो हमें ये देखना है कि हम इसको स्टेटमेंट के रूप में कैसे डिफाइन कर पाएंगे, हम इसकी कैसे स्टेटमेंट लिख पाएंगे। तो सबसे पहले बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस, और फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ के अकॉर्डिंग या गॉस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज। तो बेटा इस स्टेटमेंट को गॉस लॉ कहा गया है, और आप इसको 2 या 3 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला देखिए, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एक क्लोज सरफेस, क्योंकि बेटा जब भी फ्लक्स होता है वो एक क्लोज सरफेस का होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज। या बेटा ऐसे लिख दो, या एक और तरीका है लिखने का, आपको थोड़ा ये ध्यान होगा कि अगर मैं ऐसे लिखूं ई डॉट डी एल, एक ऐसे लिखें बेटा ई डॉट डी एस, और एक ऐसे लिखें ई डॉट डी वी। तो इसको ये है बेटा लाइन इंटीग्रल, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल या एरिया इंटीग्रल, और इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहां से बेटा हम इसको एक ऐसे भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज। या बेटा आप ऐसे भी कह सकते हो, एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज। तो बेटा मैं आपको ये कहूंगा कि आपको ये जो स्टेटमेंट है बुक से वो
वो क्रैम नहीं करनी है, आपको खुद से बनाने की ट्राई करनी है। या जो सबसे सिंपल है वो ये है, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होता है, एक क्लोज सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इन क्लोज। अब बेटा हमें ये पता चल गया कि गॉस लॉ ने क्या कहा। अब हम इस बात को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि गॉस लॉ ने जो कहा क्या वो रियल में ऐसा होता है या नहीं होता। तो अब बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ का प्रूफ। गॉस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गॉस लॉ स्टेटमेंट, गॉस लॉ का प्रूफ, और इसकी 3 एप्लीकेशन हो। उन 3 में से बेटा एक भगवान ने चाहा हर बार आती है, आपके भी आ जाएगी। चलो देखो, क्यू इन क्लोज। अब हम एक ऐसा कर रहे हैं कि एक हमारे पास एक सफेयर है, एक हमारे पास क्या है सफेयर, और सफेयर के बेटा सेंटर के ऊपर हमने एक चार्ज रख दिया क्यू। क्या रख दिया, सरफेस को सफेयर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज रख दिया। तो बेटा सफेयर कैसा होता है, एक क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस से अब ये क्यू है, क्यू से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। क्यू से अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेंगे तो एक बात बताओ, क्या क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर नहीं निकल रही, और क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलती हैं उसका ही क्या नाम है हमारे पास, फ्लक्स। फ्लक्स। तो हम इस केस में फ्लक्स डिफाइन करना चाह रहे हैं। मान लो ये जो कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। क्लियर। अब एक चीज देखो, यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें बेटा इस डायरेक्शन में है, और एरिया अगर किसी भी पॉइंट का देखेंगे हम, इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे हमारे पास फुटबॉल होती है, ठीक है। फुटबॉल के ऊपर हमारे पास इस टाइप का सरफेस आपने ये देखा होगा, वो हमने एक यहां पर एज्यूम कर लिया। तो उसका बेटा एरिया कहां आएगा, उससे परपेंडिकुलर, उसका एरिया भी कहां आएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्योंकि अभी हमने बताया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको बेटा कंप्लीट डिटेल में देखना है क्यों है, वो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि क्यों है, बस हमें ये पता होना चाहिए है और क्या डायरेक्शन है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और एरिया भी इस डायरेक्शन। अगर यहाँ की बात करें तो वही हम जो एक छोटा सा सरफेस वहां मान लेंगे, उसका एरिया क्या मान लेंगे हम, ds। तो उसका भी एरिया वेक्टर बेटा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां से, बाहर से। मीन्स हम यहां से ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या रहेगा हमारे पास, 0। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं बेटा, तो फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, ई डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो ई ds कोस थीटा, और कोस हमारे पास क्या है, 0। अब कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, ई ds कोस 0 1 होता है, 1 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक चीज देखो, क्या इस सफेयर के ऊपर मींस फुटबॉल के सेंटर पर चार्ज है, तो फुटबॉल का कंप्लीट सरफेस उस सेंटर से सेम डिस्टेंस है रेडियस पर। अगर बेटा सेम डिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मींस इस कंप्लीट सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो बेटा हम ई को बाहर ले सकते हैं, ई ds। अब इस छोटे छोटे सरफेस एरिया को जोड़ें, जो फुटबॉल के ऊपर आपको एक इस टाइप की शेप दिखाई देती है, अगर उस कंप्लीट को जोड़ते जाएं, इंटीग्रेट करें, तो बेटा लास्ट में क्या बनेगा हमारा, सफेयर का एरिया, और वो एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ स्मॉल आ रहा है तो बेटा यहाँ स्मॉल आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ रखो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अगर बेटा मैं के की वैल्यू रख दूं, के क्या होता है 1/4πε0, 4π से 4π क्या आ गया, क्यू बाई में ε0। मीन्स इसको हम ऐसे करें 1/ε0, और कितना चार्ज बेटा इसके अंदर बंद है सफेयर के अंदर, क्यू, मीन्स क्यू। तो ये बेटा इसका प्रूफ हो जाएगा हमारे पास गॉस लॉ का। तो देख आपको ये करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, अब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ मूव करना चाहेंगे। लेकिन बेटा एप्लीकेशन की तरफ मूव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपको कोई भी एप्लीकेशन करोगे आप, उसमें आपको बहुत काम आएगी, वो है गॉसियन सरफेस। वो हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस। अब आपको ये है कि गॉसियन सरफेस हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। देखो बेटा फिजिक्स में कोई भी चीज़ बेकार में तो बनाई नहीं गई, उसकी कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ी है, इसीलिए हमें उसको पढ़ना पड़ रहा है, आपको पढ़ना पड़ रहा है। देखो ये हमारे पास क्या है, E डॉट ds इज इक्वल टू
Q इनक्लोज बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें गॉस लॉ हमने देख लिया, गॉस लॉ का प्रूफ देख लिया। अब हमें जो एप्लीकेशन है बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। मींस हमें इसकी हेल्प से E की वैल्यू निकालनी है, E का मैग्नीट्यूड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब एक चीज देखो बेटा, अगर E की वैल्यू निकालनी है तो क्या हमें E को इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा? E को इंटीग्रेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। और कोई भी चीज है उसको इंटीग्रेशन से बाहर हम कब निकाल पाते हैं? जैसे अभी देखो d/dx 5x या इंटीग्रेशन 5x dx, इसमें बेटा 5 क्या आ जाएगा? इसको आप ऐसा लिखते हो 5d/dx x, इसको आप क्या लिखते हो 5x dx। मीन्स 5 डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। क्यों आया? क्योंकि कांस्टेंट है। अब हमें यहां भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा तो हम बाकी सब जो बचेगा उसको बेटा लेफ्ट साइड लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कब आएगा बेटा? जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर ली जा सकती है। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट बनाना है तो एक सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक सरफेस। और वो सरफेस हम किस में ड्रॉ करें बेटा? गॉस लॉ में। तो उस सरफेस का नाम क्या रख दिया? गॉसियन सरफेस। क्या नाम रख दिया? गॉसियन सरफेस। तो आपको बेटा ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम गॉसियन सरफेस क्यों पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा? एक ऐसा सरफेस चार्जेस की वजह से, मीन्स किसी भी कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अराउंड में हमें एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहे, सेम रहे। उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। आई होप बेटा इज इट क्लियर? आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो अब इसका हम यूज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिल बेटा गिलास देना है, खाली गिलास। हाँ खाली। देखो बेटा पहली एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। ध्यान रख देना, गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, लिख देते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा, हाँ एक और चीज हमें पढ़नी पड़ेगी कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल एक सेकेंड, ओके। चार्ज को बेटा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट। तो बेटा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हम तीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या होता है कि हम चार्ज को एक लाइन के ऊपर इसके ऊपर चार्ज रख दें बेटा। ये हमारे पास मान लो कोई हमारे पास बहुत ही पतला सा वायर है, उसके ऊपर हमने चार्ज रख दिया। मीन्स ये हमारे पास एक वायर था, L लेंथ का वायर है बेटा, और हमने कितना चार्ज रख दिया? Q। तो एक मतलब यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा? यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज क्या आएगा? Q/L। उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर बेटा मैं इस बोर्ड के ऊपर चार्ज रखूं या इस एक सरफेस के ऊपर चार्ज रखें, अब हमने कहाँ रख दिया? मान लो ये आपका बोर्ड है या ये आपका कॉपी का पेज है, उसके ऊपर आपने चार्ज रख दिए, तो वो चार्ज बेटा कहाँ रखे हुए? सरफेस के ऊपर। तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो Q चार्ज रख दिया आपने A एरिया के ऊपर, तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? Q/A। इसको बोले बेटा सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। या आप ऐसा करते, ये आपके पास एक स्फीयर है, मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल के आपने अंदर चार्ज डाल दिया इस बार। अब बेटा फुटबॉल के अंदर चार्ज है तो हम क्या करेंगे? हमें मान लो Q चार्ज डाल दिया और कितने में? V वॉल्यूम में। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लेता हूँ तो उसके अंदर कितना चार्ज आएगा? Q/V। इसको बोलते हैं बेटा रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
मीन्स हम चार्ज को तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो बेटा देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर लाइन, या इसके सरफेस के ऊपर जैसे हमारे पास बोर्ड है, या हम वॉल्यूम के अंदर डाल दें। तो बेटा ये आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है जो तीनों एप्लीकेशन में एक एक में बार बार यूज होगी। क्लियर? चलो अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर वापिस आ रहे हैं। और हमारा मेन टॉपिक देखो, पहली बात, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्या बेटा कोई वायर कभी इनफाइनाइट होता है? क्या कोई वायर कभी इनफाइनाइट होता है? अभी देखो ये अपने पास एक वायर है, ये क्या अपने पास वायर। क्या बेटा इस वायर की लेंथ कभी इनफाइनाइट होगी? नहीं होगी। हम इसको इनफाइनाइट वायर इसलिए बोल रहे हैं जो इसका रेडियस है, रेडियस, ये डायमीटर है और इसका भी हाफ क्या होगा? रेडियस। अब रेडियस और लेंथ का कंपैरिजन करें बेटा, तो रेडियस क्या हो? बहुत स्मॉल, मतलब रेडियस वेरी स्मॉल एज रिस्पेक्ट टू लेंथ एल। मीन्स ऐसे कह दें, लेंथ हमारी 1 किलोमीटर है वायर की, इस वायर की जो आपको दिखाया उसकी लेंथ 1 किलोमीटर है और रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है। तो बेटा लेंथ के रिस्पेक्ट में जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, तो उसको हम कहते हैं बेटा इनफाइनाइट वायर। एक्चुअल में कोई वायर इनफाइनाइट नहीं होता है। मीन्स आपको ये फील आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना चाह रहे हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा टॉपिक। ये हमारे पास एक वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ। क्लियर? इस वायर के ऊपर बेटा चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चार्ज। अब बेटा एक चीज देखो, क्या वायर इनफाइनाइट है तो हमें ये पता होगा उसके ऊपर कितना चार्ज है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें लेंथ पता हो तब हम बता पाएंगे कितना चार्ज है। तो हमें यहां पर क्या गिवन है? लैम्डा। क्या गिवन है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है बेटा? Q/L। ऐसे समझो कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, मतलब 1 मीटर लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, उसका क्या नाम रख दिया? लैम्डा। तो हमें लैम्डा गिवन है, मतलब हर 1 मीटर लेंथ पे इतना इतना चार्ज है, हमें ये नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है। क्लियर? अब इस वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको मैं एक साइड लिख देता हूँ बेटा, लैम्डा क्या रहेगा हमारा? Q/L। ठीक है? अब हमें क्या गिवन है? इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? और ये पॉइंट सेंटर से या वायर से कितना दूर है? r डिस्टेंस दूर है। तो सबसे पहले बेटा अगर हम गॉस लॉ लगाएं, गॉस लॉ हमें क्या कहता है? E.ds = Q/ε0। और यहाँ क्या आएगा? Q इनक्रोच। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? E को बाहर निकालना। अब बेटा E बाहर कब आएगा? जब E कांस्टेंट हो। तो पहला हमारा टारगेट अब क्या हो गया? E को कांस्टेंट बनाना। और E को हमें कांस्टेंट बनाना है तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। अब एक चीज बताओ, इसका गॉसियन सरफेस कैसा हुआ? आप ये सोचो कि एक इनफाइनाइट वायर है, उसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा, फिर मैं आपको फील कराता हूं कैसा होगा। ये बेटा इसका जो डायामीटर है वो थोड़ा सा बड़ा है। मीन्स आपको इसको एज्यूम कैसे करना है? एक बहुत ही पतला वायर है, मीन्स जो मैं मार्कर आपको दिखा रहा हूं ये मार्कर बहुत ही अगर पतला हो तो हम इसको इनफाइनाइट वायर बोलेंगे। अब देखो बेटा अगर ये मार्कर पतला है, अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं यहां पर, तो बेटा ये क्या हो गया? ये इनफाइनाइट वायर है। मतलब इसकी अगर इसकी रेडियस बहुत कम हो, मीन्स आपको ये एज्यूम करना है कि जो मैंने मार्कर दिखाया वो एक्चुअल में मार्कर नहीं, एक बहुत ही पतला सा वायर है। ठीक है? बहुत ही पतला सा वायर है, हमने यहां रख दिया। अब इसके जो हमारा सिलेंडर का सरफेस है बेटा, ये सरफेस क्या इस वायर से सेम डिस्टेंस पे? सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि जो ये वायर है अब ये सिलेंडर का एक्सिस हो गया। अब ये वायर क्या हो गया? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और एक्सिस ऑफ सिलेंडर से जो सिलेंडर का सरफेस है बेटा वो सेम डिस्टेंस पे होता है। मीन्स ये आपका क्या बनेगा? गॉसियन सरफेस। ये आपका क्या बनेगा? गॉसियन सरफेस। मीन्स इस केस में अगर हम गॉसियन सरफेस देखें तो हमारा किस टाइप का बनेगा? ये हमारा गॉसियन सरफेस है बेटा। फील आया क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट, इस गॉसियन सरफेस का बेटा हर एक पॉइंट
सेंटर से, जो सेंटर में अपना वायर है उससे सेम डिस्टेंस पर है, सेम डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रहेगा, सेम रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे उस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। तो आई होप बेटा यहां तक क्लियर होगा आपको। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब एक चीज बताओ, इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक में बेटा आपको थोड़ी सी थ्योरी एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी और एक में आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं एक तरीके से। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बेटा इस गॉसियन सरफेस के कितने सरफेस हैं? एक तो ये सरफेस है कर्व वाला, एक यहाँ पे सर्कल और एक यहाँ पे सर्कल, मीन्स तीन सरफेस है। तो बेटा मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, पहला, और एक यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ds, या ये सरफेस पॉइंट 2, और ये तीसरा, तीन सरफेस है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये अगर हमारे पास वायर था तो इसके ऊपर बेटा हमने पॉजिटिव 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 चार्ज रख दिया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी? ऊपर, बाहर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलेगा, मीन्स ऐसे जाएगा हर एक डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर, आप ऊपर भी, इस साइड भी, आपकी साइड भी, नीचे भी, मेरी साइड, मतलब हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होगी। अब हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होगी तो आप देखो, कोई भी डायरेक्शन में देखो, अगर मैं आपको एक सेकंड के लिए फील कराना चाहूं तो इससे बेटा आपकी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, ठीक है, आपकी साइड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस पॉइंट का एरिया वेक्टर भी तो आपकी साइड आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी तो कहाँ होता है? परपेंडिकुलर। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी? ऊपर। तो इस पॉइंट का एरिया भी कहाँ है? ऊपर। अगर यहाँ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बेटा ऐसे आएगी और एरिया भी ऐसे। मीन्स जो हमारे पास कर्व्ड वाला सरफेस है उसका हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में निकल रहा है और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में निकल रहा है। मतलब इस सरफेस के लिए एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है बेटा वो 0 है, या हम कह दें सेम डायरेक्शन में। क्लियर? या आप ऐसे फील कर लो, ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा। ये लाइंस बेटा हर एक पॉइंट से आएगी, लेकिन मैं आपको इतना ही फील करा सकता हूं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस का हमने एंगल देख लिया, क्योंकि हमें ईडीएस निकालना है और बेटा यहाँ पर जो सरफेस है वो 3 है, तो हम इसको 3 पार्ट में तोड़ेंगे। ईडीएस कोस थीटा 1, ईडीएस कोस थीटा 2 प्लस ईडीएस कोस थीटा 3 इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन। क्लियर? अब हमें सेकंड का तो पता चल गया, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब पहला और दूसरे का देखना चाहते हैं। एक सेकंड ऐसे देखो, अगर ये बेटा हमारे पास, ये हमारे पास क्या था? वायर। इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी? बाहर, बाहर, आपकी साइड, आपकी साइड, आपकी साइड, मतलब हर एक वायर के पॉइंट से परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर? अब इसका देखो, ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कहाँ है बेटा? या तो आपकी साइड आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है? इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, और ये एरिया, मतलब ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इनके बीच का एंगल बेटा हमेशा क्या रहेगा? 90। एंगल हमेशा क्या मेंटेन हो जाएगा? 90। मीन्स थीटा 1 और थीटा 3, इन दोनों केसेस में बेटा क्या एंगल मेंटेन हो जाएगा? 90। अब अगर आप ध्यान से देखो तो cos 90 क्या होता है? 0। ये टर्म 0 हो गई बेटा। cos 90 क्या होता है? ये टर्म 0। और इस केस में क्या आ गया हमारे पास? e ds cos 01 क्यू बाई में एप्सिलॉन। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब एक चीज और देखो, E क्या है? E इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे बेटा E की वैल्यू सेम है, क्योंकि जो सिलेंडर होगा एक्चुअल में, ये बेटा ग्लास है, ग्लास यहां से थोड़ा पतला है, यहां से मोटा है, लेकिन जो सिलेंडर होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा, तो उसका हर एक पॉइंट r डिस्टेंस दूर है। r डिस्टेंस अगर इससे दूर है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा, ds क्यू बाई एप्सिलॉन। अब एक सेकंड आप ये देखो, कितना चार्ज बंद है, कितना चार्ज बंद है, वो बेटा क्या इस कंप्लीट वायर पे डिपेंड करते हैं। अब वायर तो इससे, एक सेकंड के लिए बेटा, वायर तो इससे बाहर भी है, वायर क्या है? इससे बाहर भी है,
लेकिन हमें तो इसका अंदर अंदर देखना है बेटा कितना चार्ज बना। तो हम इस, मान लो जो आपको कैप दिखाई दे रही है वो कैप बाहर है, मतलब इसके जो चार्ज है आगे वाला वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो हम बेटा इसके अंदर अगर हम चार्ज देखें कितना चार्ज है, तो कितना चार्ज है, लैम्डा क्या है, Q/L। अब हमने क्या मान लिया, जो हमारा सिलेंडर है उसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है बेटा, तो सिलेंडर का कितने, तो आप ऐसे समझो कितना चार्ज है। अब इस लाइन पे चार्ज है, इस लाइन पे एक लेंथ पे चार्ज लैम्डा है। अगर हम L लेंथ पे निकाल लें तो Q हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू L। मीन्स जो आप Q लिख रहे हो यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा L/एप्सिलॉन नॉट। अब ds देखो, ds क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस हमारे पास कैसा है, सिलेंडर। सिलेंडर का बेटा सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrl। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं E2πrl लैम्डा L/एप्सिलॉन नॉट, L से L काट दो, E की वैल्यू क्या आ गई, λ/2π/एप्सिलॉन नॉट r। अगर मैं बेटा 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा r। आप ऐसा भी लिख सकते हो इसका। तो ये होता है एक इनफाइनाइट स्टेट वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, वो बात बाद में करेंगे। एक बार इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरे तरीके से ऐसे देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दो सरफेस से पास कर रही है, सिंपल सी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बेटा ऊपर जा रही है, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर, मतलब हर एक पॉइंट पे या ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है या ऐसे। क्या इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर या एग्जिट कर रही है, नहीं कर रही। मतलब इन दो सरफेस का तो रोल ही नहीं है, इन दो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा ही नहीं रही, तो आप इन दोनों को डायरेक्ट भी जीरो पुट कर सकते हो। ये अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपको बेटा थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि क्यों जीरो हुआ है। उस केस में आपको फिर इन दोनों का एंगल डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है बेटा हमारा रिजल्ट। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्या बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 1/r के ऊपर डिपेंड करता है, गॉसियन सरफेस, वो एक इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 1/r। तो ये था बेटा हमारा पहला एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, थैंक यू।